Hello, curious minds. Welcome to RK Curiosity Classes once again. इससे पहले हम मिल चुके हैं जहां हमने डिस्कस किया था साइंस एंड उसकी ब्रांचेस। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिफाइन करते हुए एक एक साइंस को, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, क्योंकि ये हमारे साइंस के जो मेन सब्जेक्ट हैं इसमें आते हैं। जो सोशल स्टडीज में हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं इन्हीं पर फोकस कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो आज की स्लाइड है, तक हम पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने साइंस को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक नेचुरल साइंसेस, एक सोशल साइंसेस और थर्ड फॉर्मल साइंसेस। तो आज सोशल एंड फॉर्मल को हम लोग यहाँ से कट कर रहे हैं, हम उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेचुरल साइंसेस के तीन पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे नेचुरल साइंसेस में एक पार्ट है फिजिकल साइंसेस, जिसमें हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। हालांकि आज के लेक्चर में डायरेक्टली तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी डिटेल में तो नहीं यूज हो रही है, पर यूज हो रही है, क्योंकि बिना फिजिक्स के, बिना केमिस्ट्री के एंड बिना एस्ट्रोनॉमी के लाइफ का ओरिजिनेशन समझ पाना मुश्किल है। तो दूसरी कैटेगरी में हमारे पास है लाइफ या बायोलॉजिकल साइंसेस। इसमें हमारे पास आया बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि बायो वर्ड की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है लिविंग। और यहाँ पे जो लॉजी वर्ड हम हमारे जैसे यहाँ जूलॉजी देखिए, इसके पीछे भी LOGY वर्ड लगा है, जो कि एक लैटिन वर्ड लोगस से आता है और इसका मतलब है टू स्टडी। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है अर्थ साइंसेस, जो कि पहले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसको भी स्किप कर रहे हैं। तो अब आ रहे हैं हम फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे एंड बायोलॉजी पे। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे ये बात बोली थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अगर हम इंडिविजुअली पढ़ना चाहें और हम ये कहें कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, हम इनको इंडिविजुअली सिर्फ फिजिक्स पढ़ के हम बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे, या सिर्फ केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सारी साइंसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हमें अच्छे से साइंस को समझना है तो हमें इनकी सभी फील्ड्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो समझनी पड़ेगी। अब हम आते हैं फिजिक्स को हमने कैसे डिफाइन किया था। यहाँ पर फिजिक्स जो है ये वो साइंस है जो डील करती है नेचर के साथ, नेचुरल फिनोमेना जो नेचर में हो रहा है, और कौन से लॉज हैं जो कि इन फिनोमेना को, इस नेचर को गवर्न करते हैं। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं मैटर के कॉम्पोजिशन से, क्या कंपो
जो अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस में मैटर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका कॉम्पोजिशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और मैटर का बिहेवियर कैसा है। तो ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट आता है बायोलॉजी, जिसमें हम लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे तो सबसे छोटे यूनिट जहां से हमारी स्टार्टिंग होगी वो है सेल। ये सेल हम रिमोट वाले सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उस सेल की बात कर रहे हैं जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हो। तो इसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। तो यहाँ पे हम लाइफ के स्टार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक स्टार्टिंग ऑफ लाइफ और एक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। क्योंकि लाइफ स्टार्ट तो हुई, स्टार्ट होने के बाद वो इवॉल्व भी तो हुई, वो और बेटर भी तो हुई। क्यों बेटर हुई? क्योंकि एटमॉस्फेयर बदल रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं उस अर्थ के ऊपर जहां पे लाइफ स्टार्ट हुई थी। और जब वो स्टार्ट हुई और जब एटमॉस्फेयर और बाकी की एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई, तो स्वाभाविक है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी चेंजेस होंगे। और यही चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो टाइम के साथ होते हैं उसे हम एवोल्यूशन बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम एप से इवॉल्व हुए हैं। आज हमें होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा साइंटिफिक नेम है, जो ह्यूमंस के लिए यूज होता है। तो हम एप से बने हैं। तो क्या आज भी हम बिल्कुल एप्स जैसे हैं? नहीं, आज हम उनसे काफी डिफरेंट है। और उसका रीजन क्या है? एवोल्यूशन। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं लाइफ के ओरिजिन के बारे में कि क्या लाइफ कहीं पे भी ओरिजिनेट हो सकती है, क्या लाइफ आज भी ओरिजिनेट हो रही है। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हो रही है तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस टाइम की जब यहाँ जो हमारा यूनिवर्स था उसके अंदर लाइफ नहीं थी। सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, एक मास था, कॉन्सेंट्रेटेड मास था जो कि नॉन लिविंग था। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि एनर्जी थी, मगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। तो फिर उस टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिन्होंने फेवर किया लिविंग के बनने के लिए, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग में कन्वर्ट होने के लिए हमें कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। वो फेवरेबल कंडीशंस आज नहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि उस टाइम का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट आज के एटमॉस्फेयर से बहुत डिफरेंट है। आज भी अगर हम कहें तो फिर इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स अभी एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट तो कर रही हैं, वो आगे बढ़ भी रही हैं, पर वो ओरिजिनेट नहीं हो रही हैं, वो रिप्रोड्यूस हो रही हैं। यानी कि अगर यहाँ पे एक ह्यूमन है तो वो ह्यूमन जो है वो आगे अपनी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो न्यू जनरेशन पहले वाली जनरेशन से आ रही है और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। अब हर ऑर्गेनिज्म अपनी ही कॉपीज को रिप्रोड्यूस करता है। अगर कोई कैट है तो वो कैट को ही रिप्रोड्यूस करेगी, अगर कोई डॉग है तो वो डॉग को ही रिप्रोड्यूस करेगा, और अगर कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमंस को ही रिप्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक ह्यूमन बीइंग कहीं से पैदा हो गया किसी नॉन लिविंग मटेरियल से। ऐसा नहीं है। जो भी ह्यूमन आएगा वो पहले उसके पेरेंट्स से ही आएगा, जो चैप्टर रिप्रोडक्शन में डिटेल में डिस्कस होगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं उन कंडीशंस की जब यहाँ पे यूनिवर्स की स्टार्टिंग थी। अभी हम सिर्फ लाइफ के ओरिजिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। बहुत सारी थ्योरीज
पुट फॉरवर्ड होती हैं, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरह की थ्योरीज जो हैं वो प्रपोज करते हैं। और यहाँ पे जब मैं वर्ड थ्योरी कह रही हूँ तो अब फिर से आपको पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से लेके हाइपोथेसिस से होते हुए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए थ्योरीज तक हम लोग पहुंचे थे। तो ये समझने के लिए आप लोग पिछले लेक्चर को एक बार सुन लीजिएगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं उसका लिंक इस लेक्चर के साथ में दे दूंगी। अब बहुत सारी थ्योरीज में से एक जो सबसे मेजर एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। ये एबे लेमेत्रे ने 1931 में दी थी। ये 20 बिलियन ईयर्स पुरानी बात है। बिग बैंग से ही आइडिया लगता है कि कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा। तो ये 20 बिलियन ईयर्स पहले की बात है। जो मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि एक एनर्जी थी और एक हमारे पास मास था। तो वो मास कहिए या मैटर कहिए, वो कॉस्मिक मैटर जो है बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट था। उस कंडेंस्ड फॉर्म में एक एक्सप्लोजन हुआ, फायरी एक्सप्लोजन हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग, और इसीलिए उसका नाम पड़ा बिग बैंग थ्योरी। अब जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो ये जो कंडेंस्ड मैटर था ये स्कैटर्ड हो गया, ये एकदम से फट के अलग अलग पीसेस में चला गया। और ये जो पीसेस या फ्रेगमेंट्स हैं ये स्पेस में फैल गए बहुत ही हाई स्पीड पर। स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, क्योंकि अभी फिजिक्स नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए अभी इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं। फिजिक्स करेंगे तो फिर इनका डिफरेंस भी देख लेंगे कि क्या स्केलर क्वांटिटी है क्या वेक्टर। तो जो फ्रेगमेंट्स हैं इस कंडेंस्ड मैटर के, वो बहुत ही हाई स्पीड पे स्पेस के अंदर फैलने लगे, और जिसकी वजह से यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होने लगा। ये एक्सपेंशन आप इस तरीके से मान के चलिए कि एक पिन के साइज का जो हमारे पास मैटर था वो इतना फैला कि वो सन के साइज से 2000 टाइम्स बड़ा हो गया। अब यहीं पे एक वर्ड हम कॉस्मोलॉजी, जो कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ यूनिवर्स के ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने साइड पे लिख दिया कि हम कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जब ये यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगा, ये एक पिन के साइज से सन के साइज से 2000 टाइम्स बड़ा हो गया। अब ये एक्सपैंड होता जा रहा था तो धीरे धीरे हमारे पास बना सोलर सिस्टम। अब जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में सेंटर में सन आता है जो कि एक स्टार है, और उसके आसपास चक्कर काटते हैं प्लैनेट्स। वो हेवनली बॉडीज जो सन के आसपास चक्कर काटती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। तो अब सोलर सिस्टम का ओरिजिन जब हुआ, इसको एक्सप्लेन किया गया, जो हाइपोथेसिस यहाँ पे यूज किया उसका नाम था न्यूबुलर हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है इसे प्रपोज किया था कैंट ने 1755 में, और इसे रिवाइज किया था लेप्लेस ने इन 1796। तो सोलर सिस्टम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 से लेके 5 बिलियन ईयर्स पहले प्रोड्यूस हुआ। उस टाइम पे हमने इसे कहा सोलर निबुला, यानी ये एक गैस का क्लाउड था। उसके बाद ये जो क्लाउड है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक उसका सेंट्रल मास था और एक उसका पेरिफेरल मास था। जैसे हम ये कहें ना कि अगर ये सेंटर है और ये उसका पेरिफेरल एरिया है, आउटसाइड एरिया। तो जो सेंट्रल मास था उससे बना सन, और जो पेरिफेरल एरिया था वहां से सेलेस्टियल बॉडीज बनी। वो थी प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम बना।
अब हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की तरफ। इसके बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमें कई थ्योरीज प्रपोज की गई। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ उनके नाम लूंगी और सिर्फ एक थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है वो 11th क्लास में इसका काफी डिटेल डिस्कशन है, तो हम यहाँ पे उसका डिटेल डिस्कशन नहीं लेंगे। इन थ्योरीज में एक थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, एक है कॉस्मोजोइक थ्योरी, और जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे वो है ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी। ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। इस थ्योरी को हम नेचुरलिस्टिक थ्योरी या केमिकल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी या ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे जब हम ए बायोजेनेसिस का मतलब देखें तो इसका मतलब है लाइफ का ओरिजिन होना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अगर बायोजेनेसिस होता तो लिविंग सब्सटेंसेस से होता, और ए बायोजेनेसिस है तो यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से या फिर नॉन लिविंग मैटर से। अब अर्ली अर्थ की कंडीशंस तो हमने पीछे देख ली। अब वो कंडीशंस ने क्या किया, उन कंडीशंस की वजह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने की पॉसिबिलिटी शुरू हुई। इवेंचुअली क्या हुआ, अब वो एक प्रोसेस के साथ एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जो मैं आगे अगली स्लाइड्स में बताऊंगी, इवेंचुअली क्या हुआ कि एक ऐसा मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता था, वो अपनी कॉपी बना सकता था, आरएनए। उसके बाद और उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी थी। तो ये आरएनए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के साथ क्रिएट हुआ जो कि अपनी कॉपीज को क्रिएट कर सकता था। उसके बाद जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई केमिकल्स के कलेक्शन से, उसमें सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुई, एक ही रिएक्शन से नहीं हुई। यहाँ पे लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए कुछ स्टेप्स हुए, कुछ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुई जिनमें एटम्स ने कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाए। तो एटम यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, एटम्स से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स के से फिर हमें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, फिर इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमें एग्रीगेट्स मिले। ये एक्चुअल में मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स थे। उसके बाद फाइनली हमें लिविंग मैटर मिला। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, एटम से मॉलिक्यूल्स। अभी तक ये नॉन लिविंग हैं और हम इनको ऑर्गेनिक भी नहीं कह सकते। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अगर हम डिफरेंस देखें तो ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है या उनसे मिल रहा है, और जो इनऑर्गेनिक है वो रेस्ट है जो कि लिविंग से नहीं हम कह रहे हैं कि मिल रहा। जब हम केमिस्ट्री को भी डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यही आई थी कि इसमें वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। लेटर ऑन बाद में फ्रेडरिक वॉलर ने बाय चांस एक्सीडेंटली उन्होंने यूरिया जो है वो लैब में प्रिपेयर किया था। उससे पहले यही माना जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसको हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं।
ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये एक कलरलेस मटेरियल है जो कि लिविंग, जो मैंने अभी सेल की बात की, उसका लिविंग पार्ट है। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है और बाकी ऑर्गेनेलिस भी आ जाती हैं। जब हम सेल का स्ट्रक्चर करेंगे तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। सेल रफली आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें एक ऐसे न्यूक्लियस है और इसी के बीच में यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड फिल्ड होता है जो कि है प्रोटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस और बाहर की ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब केमिकल एवोल्यूशन में 4 स्टेजेस हुई। एक स्टेज थी formation of simple molecules, second थी formation of organic molecules, third थी formation of complex organic compounds और fourth stage थी formation of molecular aggregates, that is macromolecules, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया। अब जब फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स हुआ तो यानी कि जो फ्री एटम्स थे वो जुड़ के उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए। जैसे H हाइड्रोजन जो है ये एटॉमिक फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है। जब दो H जुड़ेंगे तो वो H एंड सबस्क्रिप्ट होगा, यहाँ पे मैंने साथ में लिख दिया है, H के पैर में 2 होगा, सबस्क्रिप्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। ऐसे ही वाटर होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये CH4 मीथेन एंड NH3 अमोनिया। इस तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल्स बने। उसके बाद इन सिंपल मॉलिक्यूल्स से हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। एग्जाम्पल सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स की एग्जाम्पल है राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज एक्सेट्रा। फिर हमें नाइट्रोजनस बेसेस मिले जिसमें जिनके एग्जाम्पल्स हैं प्यूराइंस एंड पिरिमिडीन्स। ये सब कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं जो कि हम फर्दर अपने डिटेल्ड चैप्टर्स के अंदर समझेंगे। जैसे अभी पीछे आरएनए बोला हमने, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको बेसिक पे रखेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए बनने के काम आते हैं, तो वो 2 तरह के होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूराइंस एंड पिरिमिडिन्स। उसके बाद अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ये यहाँ पे एक्चुअल में पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हुई, यानी कि ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने थे ये मॉलिक्यूल्स ने अपनी लंबी लंबी चेन्स बनाई। तो जब अमाइनो एसिड्स ने अपनी चेन्स बनाई तो हमें मिले प्रोटीन्स। जब सिंपल शुगर्स ने अपनी चेन्स बनाई तो हमें मिले पॉलीसेकेराइड्स। जब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आपस में जुड़े तो हमें मिले फैट्स। जब नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर्स एंड फॉस्फेट्स जुड़े तो हमें मिले न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरीके से जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े तो हमें मिले न्यूक्लिक एसिड्स। उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने तो उनसे फिर हमें आगे मिले मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो वो कौन से एलिमेंट कंपाउंड्स थे? वो थे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इन्हीं ने मिलके आगे हमें प्रोटोप्लाज्म दिया, जो कि अभी ऊपर डिस्कस किया है, जो कि एक लिविंग पार्ट है सेल का।
अब स्टेप थर्ड जो हमने पीछे पढ़ा है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, लाइटनिंग, सोलर एनर्जी, एटीपी जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एंड पॉलीफॉस्फेट ने हमें एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हो पाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के लिए। ये थोड़ा सा डिटेल है, ये फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको इतना बेसिक बेसिक समझ लें ताकि हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक तक पहुंच पाए। अब केमिकल एवोल्यूशन तो हो गया, अब आएगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी कि बायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये क्या रेफर करता है, जो हमारा लास्ट केमिकल में बना था, एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, उन्होंने वो चेंज हो गए फर्स्ट लिविंग सेल में। और ये कैसे चेंज हुए, ये चेंज हुए जेनेटिक वेरिएशन से एंड नेचुरल सिलेक्शन से। कोई भी चीज अगर हम कहें कि आज प्रेजेंट है, अगर कोई चीज आज एग्जिस्ट करती है, वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो नेचर के साथ, बदलते नेचर के साथ खुद को चेंज कर पाई। अगर तो वो चेंज कर पाई तो फिर तो वो एग्जिस्ट कर पाएगी। अगर उसने अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं किया तो फिर वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। उसमें डायनासोर्स का एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें तीन रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी। एक ये थी कि हमें एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल या रेप्लिकेटर चाहिए, जो हमने पीछे आरएनए की बात की। उसके बाद हमें म्यूटेशंस, जो चेंजेस जेनेटिक लेवल पे होते हैं, वो चेंजेस होने चाहिए। तीसरा है एनर्जी की यहाँ पे सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर ये चीजें होंगी तो फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोटोसेल्स बनेंगे। तो ये प्रोटोसेल्स क्या है, ये प्रिकर्सर्स हैं टू अर्ली लाइफ। यानी कि अगर ये एक्स जो है वो लाइफ है, तो उससे पहले जो, अगर हम कहें कि एज एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स जो है वो लाइफ वाली हमारा एक मॉलिक्यूल है, तो ये लाइफ है। तो उससे पहले जो एग्जिस्ट कर रहा है ए, इसको हम कहेंगे प्रिकर्सर। तो ये जो हमारे प्रोटोसेल्स हैं, ये प्रिकर्सर्स है टू अर्ली लाइफ। और इन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेल्फ असेंबल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम, यानी कि एक ऐसे मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को लीड करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, और फिर हमें मिलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो इस तरीके से जो है वो अगले सेल, फर्स्ट सेल बनेगा, जो कि हम कहेंगे कि लाइफ क्रिएट हो गई। तो ये जो फर्स्ट सेल क्रिएट हुआ, ये प्रोटोसेल से बना। एंड अभी तक ये सिर्फ वाटर में प्रेजेंट था, ये अभी लैंड पे नहीं था, एयर में नहीं था, ये सिर्फ वाटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था। तो जब ये जो फर्स्ट सेल है, इसी से आगे जाके प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बने। तो यहां तक हमने आज अंडरस्टैंड किया कि लाइफ जो है वो सिंपल नॉन लिविंग मैटर से, एंड जो उस टाइम पे हमें एनर्जी चाहिए थी, उससे किस तरीके से चेंजेस हुए, और अल्टीमेटली हम लोग प्रोकैरियोट्स, पहले प्रोकैरियोट्स आएंगे जो कि सिंपल सेल्स होंगे, और उनके बाद वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे जिन्हें हम कहेंगे यूकैरियोट्स। पर ये समझने के लिए हमें यूनिवर्स का ओरिजिन, उसके बाद सोलर सिस्टम का ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन, एंड फाइनली फर्स्ट सेल का बनना समझना जरूरी था। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आरके क्यूरोसिटी क्लासेस। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।